दोस्तों, पिछले कई दिनों से डीकपलिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मैं आज आपको एक वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि डीकपलिंग क्यों। डीकपलिंग इसलिए क्योंकि कपलिंग थी। कपलिंग का मतलब बिल्डर ने हमारे प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स में कैम चार्जेस, एफटीटीएच चार्जेस, क्लब चार्जेस, वेंडर चार्जेस एंड अदर मिसलेनियस चार्जेस अगर कोई हैं तो वो डाल रखे थे, जबकि लॉ के हिसाब से वो नहीं डाल सकता था, कपल नहीं कर सकता था। तो जब कपल हो रखे थे वो सब चार्जेस एक ही मीटर से, तो इसलिए डीकपलिंग बोला जाता है इसको, कि उसको अलग किया जाए। और ये कोई नई चीज नहीं है। पहली स्टेज में तो बिल्डर कपल कर ही नहीं सकता था, तो अब कपल कर रखी थी। तो पिछले 5-6 साल से, जब से ये सोसाइटी बनी है और फेसिस में लोग रहने आए, कोई 4 साल से रह रहा है, कोई 5 साल से रह रहा है, कोई 3 साल से रह रहा है, कोई 2 साल से रह रहा है पोजीशन के हिसाब से, तो कपलिंग हो रखी थी, इसलिए डीकपलिंग। और कपलिंग होने के क्या नुकसान थे वो सबको पता है। बिल्डर रोज मेंटेनेंस काटता था और सब लोग ऑलमोस्ट 90%, मोर देन 90% डिससेटिस्फेक्शन लेवल था कि पैसे तो चले जाते हैं, मेंटेन नहीं होती। अब उसका जो फ्लैश पॉइंट था वो क्लब से बना। जब क्लब कोविड की वजह से 15-18 तारीख को, मार्च को बंद हो गया, तो उसके बाद बंद क्लब के भी क्लब चार्जेस 699 रुपीज प्लस जीएसटी वो बिल्डर मीटर से काटता रहा, क्योंकि कंट्रोल बिल्डर के हाथ में था। और हम सब लोग डरते रहते थे कि बिजली कट जाएगी, इसलिए हम देते चले जा रहे थे। सबने बोला कि क्लब चार्जेस नहीं देने चाहिए, लेकिन तरीका क्या था? बिल्डर ने 50% डिस्काउंट की ऑफर दे दी इतनी लड़ाई करने के बाद, लेकिन 50% भी क्यों? एक्चुअल पे क्यों नहीं? एक्चुअल खर्चा अगर बिल्डर एएमसी देता है, मैन पावर का खर्चा जो बंद क्लब के ऊपर पड़ रहा था, वो मैंने पहले भी एक बार ईमेल और फेसबुक पे डाला था, वो 60 रुपए आता है करीब 5 से 10% इधर उधर हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। प्लस एएमसी, जो वहां पे इक्विपमेंट है फिक्स्ड, उनकी एएमसी है। अगर वो एएमसी बिल्डर पे कर रहा है, जो कि हमें डाउट है कि नहीं कर रहा, क्यों? लिफ्टें बंद रहती हैं। आज भी जब हम चेक करते हैं तो लिफ्टें क्यों बंद रहती हैं? क्योंकि एएमसी पे नहीं है। ओटिस कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि अगर उसको पेमेंट जा रही है तो भी वो सर्विस नहीं देगी। 2018 में संदीप सिंह चौहान ने जब लिफ्टों के बारे में सारी जानकारी निकाली, तो लिफ्टें 1 साल 1.5 साल बहुत बढ़िया चली, क्योंकि एएमसी उसकी उन्होंने अपडेट करवाई सारी। ये बात है जून जुलाई 2018 में। 2019 तक सारी की सारी एएमसी फर्स्ट क्लास चली। अब एएमसी लिफ्टों की पे नहीं हो रही, इसीलिए लिफ्टें ओसिमो में, वास्तु में और आपके इन टावरों में, वेनेजिया में, इन टावरों में बहुत सारी दिक्कत आ रही है लिफ्टों को लेकर। पहले ही लिफ्टें कम है, तो उसी तरीके से हमको लगता है कि क्लब के भी एएमसी नहीं जा रही होगी। अगर जा रही है तो बिल्डर को उस एएमसी को भी उसमें जोड़ देने के लिए हम अलाउ करेंगे। उस सब के बाद भी 120 रुपए बनता है। तो अगर मान लो बिल्डर और जेएलएल उसके ऊपर अपनी मैनेजमेंट भी लगा दें कि हमें उसकी मैनेजमेंट भी करनी पड़ती है, तो भी मैं समझता हूं कि 150 रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो हम तो 150 रुपए देने को तैयार हैं, और कुछ लोग हमारी सोसाइटी में बिल्डर के इस प्रसाद को या इस एहसान को मान के, और 350 तो मिल रहे हैं तो 350 ले लेने चाहिए, इस तरह की बात प्रोपोगेट करते रहते हैं। जबकि हम तो लड़ रहे हैं कि 150 रुपए से ऊपर नहीं दिए जाएंगे। ये सारी डीकपलिंग वहीं से शुरू हुई प्रोसेस, कि बिल्डर के हाथ से ये कंट्रोल जब लीगली हम ले सकते हैं और हम खुद अपनी मेंटेनेंस पे करेंगे अगर वो मीटर से नहीं कटेगी, तो ये थॉट ही क्लब से आया, क्योंकि क्लब में बिल्डर की मोनोपोली खुल के सामने आई। अब जब हमने डीकपलिंग के लिए बातचीत शुरू करी और ऑर्डर ला के दिया, तो बिल्डर इस बात के लिए अड़ा कि आप एक स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन जो टैरिफ को लेके 2019 में टैरिफ हाइक की आई थी, आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करने दे रहे। और सबको हमने बताया था उस समय भी कि वो कैसे बिल्डर ने जबरदस्ती उस टैरिफ को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी थी, विदाउट गेटिंग ऑडिट और विदाउट टोटली फॉलोइंग द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में बहुत क्लियर लिखा हुआ था कि प्रीपेड मीटरिंग सिस्टम की वजह से जहां पर भी लगे हुए हैं वहां पर एक डिस्काउंट का फीचर है,
नोटिफिकेशन में, टैरिफ नोटिफिकेशन में। प्लस जो फिक्स चार्जेस हैं टोटल कॉन्ट्रैक्टेड लोड का 75% पे कैलकुलेशन किया जाता है, ना कि 100% पे, जो कि बिल्डर करने की कोशिश कर रहा था और बिल्डर कर रहा था। तो ये सब बातों की वजह से भी हमने पिछले साल ही टैरिफ नहीं बढ़ने दिया था कि अनटिल एंड अनलेस बाकी मुद्दे भी जो सोसाइटी के हैं और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उन पे भी जब तक कंप्लीट एक बात नहीं हो जाती, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ये पिछले साल ही हो जाती है अगर बिल्डर एडमेंट ना होता तो। लेकिन अब जब डीकपलिंग का ऑर्डर 10 महीने के बाद हम ले आए तो बिल्डर राजी हुआ कि अब वो भी बात कर लेते हैं। उसके ऊपर लगातार 10 दिन तक टग ऑफ वार चलती रही, नेगोशिएशन चलती रही, बात चलती रही। तो फाइनली बिल्डर ने जो 2019 में सितंबर में डीएस मेहरा की जो मेल आई थी, और डीएस मेहरा के जाने का कारण भी ये लगा कि डीएस मेहरा ने बोला कि मेरे को बिल्डर ने बोला है कि आपका टैरिफ इंक्रीज कर दिया जाए बिना किसी बातचीत के। इसीलिए डीएस मेहरा के यहां से जाने का सबब बना और हमने उसको यहां से हटवाया। खैर 10 महीने बीत गए, अब बिल्डर डीकपलिंग की वजह से और मजबूर हो गया कि उन मुद्दों पर भी बात करें। तो 6 रुपए 94 पैसे जो बिल्डर ने पिछले साल 10 महीने 11 महीने पहले प्रपोज किए थे, हमने उसके ऊपर 2% डिस्काउंट लेके 6 रुपए 81 पैसे पे लेकर आए हैं उसको, और वो एरियर भी बन गए होंगे हमारे। लेकिन बिल्डर ने जो इलेक्ट्रिसिटी में शॉर्ट कलेक्शन किया है, लेकिन हमारे भी तो एरियर बन गए ना बिल्डर के ऊपर। कैसे? 30 रुपए वेंडर चार्जेस वो 4-5 साल से ले रहा था। जिस रेजिडेंट फ्लैट ओनर का जब मीटर लगा है वो तब से 30 रुपए पर मंथ वेंडर चार्जेस ले रहा है, वो नहीं ले सकता था, क्योंकि वो जो 5% लाइन लॉसेस के रूप में हमसे पिछले 4-5 साल से ले रहा है वो उसी में से आने चाहिए। तो हमने तो वेंडर चार्जेस हटवाए 30 रुपए, जो कि करीब 78-80 हजार रुपया महीना सोसाइटी से था। तो अगर वो सबसे लिया जाए तो वो भी करीब 35-40 लाख रुपए या 30 लाख प्लस बनता है। टोटल 35 लाख के करीब बनता है पिछले सारे साल का एरिया। तो अगर बिल्डर ने 2019 से हमें शॉर्ट कलेक्शन करी है तो वो भी हमारा भी एरियर है। अगर बिल्डर का कोई एरियर निकलता है तो हमारा भी एक एरियर है। वो ऐसे ही जो 2% डिस्काउंट अब दिया है तो वो भी पिछले 10 महीने में हमारा एरियर है, जो हमें पीछे से मिलना चाहिए। और उससे पहले की जो नोटिफिकेशंस हैं पिछले 5 साल की, उसमें 1% डिस्काउंट भी है, तो वो 1% डिस्काउंट भी आना चाहिए। 2% डिस्काउंट तो अब हुआ है। अब बात आ गई कि डीकपलिंग के एडवांटेज तो आपको मैंने बता दिए। क्लब से ही उदाहरण देके मैंने बता दिया कि क्योंकि वो क्लब के चार्जेस अगर ले रहा है, वेंडर चार्जेस अगर आपसे ले रहा है और 2% डिस्काउंट नहीं दे रहा है और अपनी मर्जी से उसमें कर रहा है, तो आपको डीकपलिंग का समझ में आ गया। जब वो आपसे पैसे लेने आएंगे और अगर उसमें कोई नाजायज चार्ज लगा होगा या कोई डेफिशिएंसी इन सर्विसेज ऑफ मेंटेनेंस होगी, तो क्या आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे? क्या ये ऑब्वियस नहीं है कि जब आप किसी से कोई सर्विस लेते हो और इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विस, you don't find it worth the money you are paying, then definitely you are going to ask questions before you make any payment. तो अब मैं आपको कुछ 1-2 मिनट में और फिगर्स बता देता हूं कि ये जो हमारा जो टैरिफ पे आए हैं हम, ये 6 रुपए 81 पैसे, ये कैसे आए हैं। 6 रुपए, अभी मैं आपको ये बता दूं, 6 रुपए 30 पैसे, 6 रुपीज 30 पैसे बिल्डर को पीवीवीएनएल बिलिंग करता है। उसके ऊपर 5% ड्यूटी लगती है। उसके ऊपर 5% बिल्डर को अधिकार है कि वो लाइन लॉसेस, वेंडर चार्जेस, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, अकाउंटिंग, ऑडिट, इस सब के ले सकता है। इन 3-4 हेड में वो करीब 6 रुपए 94 पैसे बनते हैं हमारी सोसाइटी में। अब उसके ऊपर 2% डिस्काउंट चाहिए तो वो काट के 681 आ गया, एज एक्सप्लेन। ऐसे ही फिक्स चार्ज है। फिक्स चार्ज बिल्डर, हमारी टोटल बिल पे जो पीवीएनएल का बिल आता है उसमें 7,01,250 आता है। तो बिल्डर हमसे क्या कर रहा था कि वो 8500 जो कॉन्ट्रैक्ट लोड है इस समय, एक्चुअल में क्या है कि आप लोगों को कई जगह पे कंफ्यूजन है कि पिछली बार 16 रुपए 54 पैसे फिक्स चार्ज था, तो वो 16 रुपए 54 पैसे जो फिक्स चार्ज था वो हमारा 4000 किलोवाट के कॉन्ट्रैक्ट लोड पे था। जबकि अब हमने पूरी सोसाइटी में उस वजह से ट्रिपिंग होती थी, बार बार फ्रीक्वेंटली लाइट जाती थी। लाइट तो और भी कई कारणों से जाती थी, लेकिन कई बार रात को उस वजह से भी लाइट चली जाती थी कि हमारा पीक लोड उससे बियॉन्ड चला जाता था। जबकि हमारा सैंक्शन लोड 8500 था, तो बिल्डर ने पीवीवीएनएल को सिक्योरिटी डिपॉजिट पूरी की ना जमा करा के
4,4500 की करा रखी थी, वो धीरे धीरे बढ़ा के 5500 पे आई। अब हमने पीछे पड़ के 6 महीने पहले पूरा सैंक्शन लोड बिल्डर से सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाई है, ताकि हमें ये बार बार जो लोड ओवरलोडिंग की वजह से ट्रिपिंग होती थी हमारी सब स्टेशन से पीछे, वो होनी बंद हो जाए। उसका इफेक्ट ये आया कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट लोड अब सैंक्शन लोड के बराबर हो गया है 8500। अब उसके ऊपर बिल्डर ने जो अब फाइनली एक लेटर लिखा था, उसमें जो बिल्डर अमाउंट देना चाह रहा था दैट वाज 46 रुपीज समथिंग, वो 100% पे था। लेकिन जो बिल आता है पीवीएनएल का, या जो रूल है, वो कॉन्ट्रैक्ट लोड का 75% फिक्स चार्ज बनता है। तो हमारे केस में जब हमने वो चेक किया तो उसमें मार्ट का भी फिक्स लोड हमने डाला, मार्ट का जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, और मंथन स्कूल का भी जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, और क्लब का भी जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ये सारे के, और 3-4 और छोटे छोटे लोड हैं, ये सारे के सारे डिनोमिनेटर बने, प्लस सोसाइटी का 21,704 जो रेजिडेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है वो बना। तब जाके आपका ये जो बिल्डर का प्रपोज 46 रुपए था, क्योंकि बिल्डर 100% पे ले रहा था, हमने उसको 75% पे करवा के 32 रुपए 13 पैसे करवाया। और हमने इसको इसलिए दिया क्योंकि ये पार्ट ऑफ एरियर बनता चला जा रहा था। अब हमारा डीकपलिंग के वक्त ये पर्पस हल हो गया कि हमसे अब बिल्डर जबरदस्ती किसी भी हेड में पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि मीटर से नहीं काट सकता। मीटर से सिर्फ 3 चीजें काट सकता है, 3 भी नहीं, कायदे से सिर्फ 2 चीजें काट सकता है, 3। एक टैरिफ रेट जो है, जो अब 6 रुपए 81 पैसे है, प्लस फिक्स चार्ज जो 32 रुपए 13 पैसे है, प्लस कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी। कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप समझ लीजिए, कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी कैसे निकलती है, जो बिल्डर ने आज तक हमें बताई नहीं, ऑडिट नहीं किया, और हर महीने की कंपटीशन जो उसको देने के लिए मस्ट है वो आज तक नहीं दी पिछले 5 साल से। अब वो राजी हो गए। क्यों? क्योंकि अगर उनको कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी लेनी है हमसे, या कोई एरियर अगर वो क्लेम करके बैठे हुए हैं, अगर वो हमसे लेने हैं, तो उनको कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी का हमको ऑडिट कराना पड़ेगा। कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी कैसे निकलेगी? टोटल कलेक्शन फ्रॉम द रेजिडेंस, शॉप्स, मंथन स्कूल, जितनी क्लब, जितनी भी कलेक्शन, जितने भी मीटर हैं यहाँ पर, उनसे उनकी टोटल, उसको माइनस करेंगे हम, जो टोटल बिलिंग आती है हमको, उसमें से जो रेस्ट बचती है वो कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी है, उसको पर फ्लैट डिवाइड करा जाएगा, जो कि सर्दियों में 200-250-300 और गर्मियों में 600-700 रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब बिल्डर ने एवरेज बना के उसको 700-800 रुपए रखा हुआ है, तो एवरेज से नहीं होता है काम, क्योंकि कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी डायनेमिक है, सर्दियों में कम हो जाती है, गर्मियों में बढ़ जाती है, जब लॉबीज के एसी चलते हैं। ये है, तो इस वास्ते जो कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी है वो डायनेमिक है, वो हर महीने जब बिल आ जाता है उसके बाद वो एक एंट्री जानी चाहिए। और बिल्डर लम सम, क्योंकि हमसे 2 साल का कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्जेस एडवांस ले रखा है, अपनी मर्जी से उसमें डेबिट करता चला गया। अब वो ऑडिट होगा, उसमें एग्जैक्ट अमाउंट्स आएंगे। अब ऑडिट कराना बिल्डर की मजबूरी है। क्यों? क्योंकि अब हम हर चीज डीकपलिंग से लिंक करेंगे। अगर बिल्डर को ईमानदारी से चलना है, और जो कि डीकपलिंग उसको मजबूर करेगी ईमानदारी से चलने के लिए, तो उसको हर महीने हमें ऑडिट कराना पड़ेगा। 1 दिन लगता है, हर महीने 1 दिन लगेगा कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी निकालने के लिए। एट एन एवरेज 25 से 30% कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर उसमें 5-7-10% भी इधर उधर हो जाए तो वो अमाउंट 3 से 4 लाख रुपए हो जाता है कॉमन एरिया। क्योंकि अगर 1 करोड़ रुपए का मैं बिल समझूं टोटल सोसाइटी का टैरिफ एवरेज, कभी 80 लाख, कभी 90 लाख, कभी 1 करोड़ 22 लाख 20 लाख, ऐसे 1 करोड़ भी मैं अगर एवरेज पकड़ूं तो उसमें 25 लाख रुपए के करीब 20 से 25 से 30 लाख रुपए कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो अगर समझो कि अगर उसमें हमने प्रॉपर ऑडिट नहीं किया, कभी भी किसी महीने इन्होंने नहीं दिखाया, तो उसमें कितनी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन अब डीकपलिंग होने की वजह से वो पॉसिबल हुआ है हमारे लिए कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी हर महीने डिसाइड होगी, डिपेंडिंग अपॉन द कलेक्शन एंड डिपेंडिंग अपॉन द पेमेंट टू द पीवीएनएल। उसका जो डिफरेंशियल आएगा दैट विल बिकम पार्ट ऑफ आवर सीएई, वो पर फ्लैट बेसिस कैलकुलेट करके निकाल दिया जाएगा। तो डीकपलिंग के ये भी एक फायदे हैं। अब मेरे को लगता है कि क्लब चार्जेस के ऊपर कुछ लोग जो बात कर रहे हैं कि हमारे को क्लब चार्जेस कम मिलेंगे, ये है, तो ये क्लब चार्जेस हमारे डीकपलिंग होते ही कम से कम आगे से जाने बंद हो जाएंगे। आप पूछोगे क्लब तो बंद पड़ा है, और पिछले जो हैं वो भी हमारी टर्म्स पे आएंगे कि जो एक्चुअल खर्चा है वो बताओ और क्लब चार्जेस ले लो, या अगर ले लो, या जो क्लब चार्जेस आपने ऑलरेडी हमसे ले रखे हैं बंद क्लब के,
जब क्लब खुलेगा उसका ड्यूरेशन एक्सटेंड करो विदाउट पेमेंट, उसको एक्सटेंड करो, जितना डिफरेंस आता है उतने टाइम के लिए आप क्लब चलाओ फ्री में। ये पार्ट ऑफ सारी नेगोशिएशन है। मैं पहले से कुछ भी कमिट नहीं कर सकती ये, ना मैं बोल सकता हूं, ना ये हम में से कोई बोल सकता है, क्योंकि ये सब डीकपलिंग के बाद शुरू होना था। प्राइमरी वाज डीकपलिंग, जो एक इलीगैलिटी थी कपलिंग की, कपल हो रखा था ये सब, उसको हटा के डीकपल करके आगे हम मूव करेंगे। बिलीव रखिए, ये डीकपलिंग आपके हाथ में, आपके अपने पैसे की, जो 3 से 4 हजार से लेके बड़े फ्लैटों पे 10 हजार तक जाती है कैम, वो चाबी आपके हाथ में आ गई है। मैं आपको कैम ना पे करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये तो कह रहा हूं कि अगर आपको कैम से सेटिस्फेक्शन नहीं है कि आपने जो पैसा दिया है उसकी मेंटेनेंस हुई है कि नहीं हुई है, तो आप क्वेश्चन पूछने के लिए तो स्वतंत्र हो गए ना। वो चाबी तो आपके हाथ में आ गई ना, कि जब बिल्डर के आदमी या जेएलएल के आदमी या बिल्डर आपसे कैम मांगने आएगा आपके डोर पे, बिल रेस करने के बाद जब आपसे चेक लेने आएगा, तो आप पूछोगे कि नहीं पूछोगे? या आपके मीटर से रोज शाम को 6 बजे जब 150 रुपए से लेके और 350 400 रुपए तक कैम कट जाती थी, आपको पता भी नहीं चलता था, तब सही था। मेरे को लगता है कि डीकपलिंग का अगर सरकार का नियम है, और एक बात और मैं बता दूं कि ये बिल्डर के लिए मजबूरी है, बिल्डर के लिए स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, आपके लिए नहीं है, रेजिडेंट्स के लिए। अगर फिर भी मेरे को सुनने में आया कई रेजिडेंट्स वो कहते हैं कि जी हम तो जैसे पहले एडवांस पैसे देते थे और मीटर से देते थे, इजीनेस के लिए वो करना चाहते हैं। ये यू कैन डू इट। You want to feed builder for a non-performing builder, for a non-performing maintenance company, अगर आप उसको एडवांस पे करना चाहते हो, you are free to do it. आप उसको राइटिंग में दोगे, so that in case of any deficiency आप बिल्डर से पूछ सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द रेजिडेंट्स मेरे को समझ में आ रही है, लगता है कि वो मेंटेनेंस देंगे और क्वेश्चन भी पूछेंगे बिफोर पेइंग, और जो कि वो हमारा हक है एज ए कस्टमर कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, आपने हमारा क्या काम किया। मेंटेनेंस कंप्लेंट्स लोग लिखते हैं 2-2 महीने बंद नहीं होती। अगर कोई कंप्लेंट लॉज होती है तो 7-7 दिन, 15-15 दिन, 2-2 महीने, तो आप सवाल पूछोगे कि नहीं पूछोगे? फिर भी अगर कुछ लोग सेटिस्फाइड हैं विद द बिल्डर, ये उनकी हेडेक है। लेकिन इन लार्जर इंटरेस्ट डीकपलिंग फायदे की चीज है। डीकपलिंग आपको आपका अधिकार आपके हाथ में आ गया आज तक। अच्छा हाँ, इसमें अब थोड़ी सी चीज मैं और बता दूं कि 1 अगस्त से शुरू हुई है डीकपलिंग, चाहे वो हुई बाद में है, लेकिन 1 अगस्त से ऑपरेशनल मानी जाएगी। तो ये पिछले 5-7 दिन में जिनकी मीटर से कैम कट गई है, ये रिफंड उनको उस कैम का आ रहा है। जैसे वेरोना के केस में ये 6 तारीख को हुई है, तो 1 से 5 तारीख तक जो कैम कटी थी वेरोना में, जिन लोगों की मीटर से कटती है, जिन्होंने एडवांस पे कर रखी है वो अलग चीज है, लेकिन जिन लोगों की मीटर से कटती थी उनको 1 से 5 तक की कैम मीटर में इमीडिएट रिफंड करवा दी है। जिसकी 6 तारीख को डीकपलिंग हुई है उसको 1 से 5 तक की, जिनकी 7 तारीख को डीकपलिंग हुई है उनको 1 से 6 तक की, जिनकी 8 तारीख को डीकपलिंग होगी उनको 1 से 7 तारीख तक की जो कैम मीटर से कटी है वो वापस जाएगी उनके मीटरों में। तो जिनके मीटरों में अब हमारे इस लड़ाई में जिन लोगों ने हमारा साथ दिया और उन्होंने नेगेटिव बैलेंस हमने करवा के रखा और उनकी बिजली चलने दी, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि डीकपलिंग का प्रोसेस आज लास्ट कंप्लीट हो जाएगा। कल से वो अपनी मीटर को पॉजिटिव चार्ज करने की करें, और उसके बाद आपके मीटर से सिर्फ बिजली ही कटेगी, बिजली ही मतलब बिजली के पैसे ही कटेंगे, और मंडे ऑनवर्ड्स आपका बिजली क्योंकि उसमें रह जाएगी सिर्फ, तो आपको ये जरूरी है कि उसमें पॉजिटिव बैलेंस रखें, क्योंकि अब प्योरली सिर्फ बिजली का पैसा है, उसमें कैम नहीं है। तो ये ध्यान रखें कि आपका पॉजिटिव बैलेंस रहे कल से हर मीटर में, जितने भी सोसाइटी में मीटर हैं। और हैप्पी लिविंग। थैंक यू।